हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिशन नंबर 16 जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का होगा, जिसमें हम सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रैक्टिस का डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसी पर में नेक्स्ट प्रैक्टिस होगा, ठीक है, जो कि ये इसमें 75 क्वेश्चन है जिसको हम एक तरफ से डिस्कस करने वाले। चलिए इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को लेंगे। इसमें कुछ पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार उसमें परिवर्तन होता है, ये बताना है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब आप पहाड़ों पर जाएंगे यानी ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं पहाड़ों पर चढ़ते समय, तो वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो वायु दाब में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो अधिक होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या फिर नीचे कहीं भी जाएंगे, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तो इसका मान क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतने ही गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा और वायुदाब जो प्रेशर होगा उतना ही वहां पे कम होगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन दिया गया है कि तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि होती है, या फिर शीतलन होता है, या फिर तापमान में वृद्धि होती है, या फिर तापन होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, शीतलन होता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं के द्वारा ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, शीतलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए जो है व्रीहि शब्द का प्रयोग किया था, गेहूं, मक्का, जौ, चावल। तो वैदिक काल में हम जब देखेंगे तो व्रीहि शब्द जो है ये प्रयोग किया गया था धान के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया गया था? धान के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चावल, चावल धान, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जौ के लिए प्रयोग किया गया था वैदिक काल में यौ, ठीक है। जौ को यौ कहा जाता था वैदिक काल में। और एक शब्द है माड़, माड़ शब्द वैदिक काल में उड़द के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, उड़द के लिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो गेहूं के लिए जो दिया गया है, गेहूं को गोधूम कहा जाता था वैदिक काल में। गोधूम, गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता था। ये सभी जो है वर्णन मिलता है आपको यजुर्वेद में मिल जाता है। तो जो भी याद रखिएगा, उड़द भी याद रखिएगा, गोधूम भी याद रखिएगा। धान का क्या हो जाएगा? व्रीहि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, ठीक है। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ। इनमें से जैन धर्म के 23वें 23rd तीर्थंकर का नाम क्या था ये बताना है। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो थे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके ये जो है पुत्र थे। तो अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें जैन तीर्थंकर जो है बने थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय अगर हम बात करेंगे तो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो ये था आंसर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया था। फाहियान, ह्वेनसांग, अश्वघोष या फिर वसुमित्र। तो इनमें से कौन एक यात्री आया था जब चंद्रगुप्त का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। तो उस समय अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट फाहियान। फाहियान जो था एक चीनी यात्री था। कौन था? ये चीन से आया था, चीनी यात्री था, जो कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या था? ये अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना। फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में जो है आया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो CaSO4 × 2H2O का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम बताना है, ये क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम जो होता है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जर्मेनियम जो होता है इसको अगर हम देखें तो जो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम होता है उसको हम क्षेत्र परिशोधन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? इसमें दिया गया है जल जीवशाला, झील, घास स्थल, महासागर। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से पूछा गया है, ठीक है।
तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो कि प्राकृतिक होगा, इनमें से उदाहरण क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, घास स्थल। ठीक है, और इसके उदाहरण में अगर देखा जाए अन्य जो कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में आते हैं, तो उसमें आता है टुंड्रा प्रदेश, जिसको टुंड्रा कहते हैं, तो ये भी प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा टैगा टैगा हो गया। ठीक है, टैगा के अलावा समशीतोष्ण पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया, घास के मैदान जो इसको दिया गया है इसमें सी पार्ट में, और रेगिस्तान भी इसी में शामिल है। तो ये सभी जो उदाहरण है ये सब इसके उदाहरण है। निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का कौन सा संस्थापक था, इसमें से बताना है कि मुगलों का साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था, बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां या फिर अकबर। कौन सा था मुगलों का साम्राज्य का संस्थापक या स्थापना करने वाला, मुगल वंश के संस्थापक का नाम क्या था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बाबर थी। ठीक है, बाबर था। बाबर जो कि एक मुगल बादशाह था, और इसी ने जो है मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना किया था दिल्ली में 1526 ईस्वी में। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था, भारत में कब आया था, 1929, 31 या 28 फिर या 30। तो अगर हम बात करेंगे साइमन कमीशन के गठन की, तो इसका गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में, जो कि इसमें 7 अंग्रेजों का ये अंग्रेज सांसद थे, उन्हीं का समूह था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मांटेग्यू जो चेम्सफोर्ड था उसमें उसकी सुधारों की जांच करना। तो ये भारत कब पहुंचा, तो ये भारत पहुंचा था 1928 में। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचा था, और ये बना था जो है 1927 में 8 नवंबर को, 8 नवंबर 1927 को बना था। 3 फरवरी जब 1928 को ये भारत पहुंचा, तो इसका क्या हुआ कि इसमें कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने यहाँ पे जो है इसका कड़ा विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, भारत में आया था 1928 में। अगर गठन पूछा जाएगा तो गठन में आपको 1927 लगाना है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो जब 1857 का भारतीय विद्रोह जब हुआ था, तो उस समय जो मुगल शासक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बहादुर शाह जफर या द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जफर भी कहते हैं। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था, 1857 की क्रांति के हर समय, तो उसका नाम था कैनिंग। क्या नाम था, कैनिंग गवर्नर जनरल था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय पार्मस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है। चरकुला नृत्य इसमें दिया गया है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। चरकुला नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किससे संबंधित है, तो चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ब्रज क्षेत्र वासियों के द्वारा जो है किया जाता है। इस घड़ा नृत्य टाइप का होता है, इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ का एक पहिया होता है, और इसके अनेक पर जो है घड़े रखे जाते हैं, और इसके बाद फिर इसे सिर पर रखकर जो है यहाँ पे इसका नृत्य किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या अस्थि मतलब रेडियस बोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस बोन। ये किस भाग में स्थित है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कलाई में। कहाँ पर स्थित है, कलाई में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, कलाई में। अगला प्रश्न है, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है जो है त्वचा को। किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। ठीक है, चूंकि रोजेशिया जो है मुहावसों का एक बिगड़ा रूप है जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली जो महिलाओं को ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था, तो हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो है ये किया गया था जो है श्री अरबिंदो के द्वारा, जो कि है क्या है राष्ट्रीय गीत, तो वंदे मातरम है, जिसका अनुवाद श्री अरबिंदो ने किया था। और भारत जो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष अगर हम बात करें योजना आयोग के गठन की, तो ये 1950 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था, और ये एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शकारी निकाय था। इसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। अब इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन अंतिम उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। तो याद रखिएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था, कहाँ पर प्रयोग किया गया था, तो वनस्पति खेती जो है या वनस्पति कृषि जो है पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो तूर दाल को हम अरहर के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इसको किसके, अरहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? तो वाणिज्य से बुल और बियर जो शब्द हैं ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, शेयर बाजार से। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है हॉटेंटॉट्स जाति जो है किस देश के नागरिकों को के लिए कहा जाता है? तो हॉटेंटॉट्स जो जाति है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है, यानी कि उसके कहीं वो टच नहीं करता किसी भी जो है पानी से, यानी कि समुद्र से टच नहीं करता, ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसके चारों ओर यानी भूमिबंध है? तो वो इसमें से अगर देखा जाए तो भूटान हो जाएगा, साथ ही साथ नेपाल भी भूमि आबद्ध देश है, यानी कि ये भी कहीं समुद्र से टच नहीं करता। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? इनमें से कहाँ से गंगा नदी जो है नहीं बहती? तो गंगा नदी की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश इसका हो जाएगा आंसर सी डी। अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, गंगा नदी नहीं बहेगी, क्योंकि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, इसके बाद निकलती है, फिर गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे उड़ीसा जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 बीघा विवाद जो है किस देश के साथ संबंधित है? ठीक है, तो 3 बीघा विवाद की अगर हम बात करेंगे तो 3 बीघा का जो गलियारा है ये भारत और बांग्लादेश के पास जो है, बांग्लादेश के साथ जो है जो था ये विवाद था, संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो OECD का मुख्यालय जो है ये स्थित है पेरिस में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 38 सदस्य देश हैं, इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किसको मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी जो है किसके मतलब किसकी जीवनी ये बताना, तो ये श्रीनिवास रामानुजम की है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया था? हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपनी हाथ से मतलब हस्तलिपि संविधान की हस्तलिपि तैयार किया था। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में टोटल भाग जो है वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अनुसूचियां बाद में बढ़ के जो है 12 हो गई हैं। ठीक है, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह कौन सा क्या अधिदेश देता है? तो वो अधिदेश देता है कि गाय एवं बछड़ों के वध पर जो है रोक लगाए। तो यहाँ पे आंसर इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए जो है उनका वध रोकने के लिए कदम उठाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है इनमें से? तो राज्य पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है सारस अथवा क्रॉन्च, सरारस अथवा क्रॉन्च कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्सा के अंतर्गत आता है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, महोबा जिला आता है। ठीक है, महोबा जिला हो जाएगा, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है लगभग? तो कुल क्षेत्रफल है 7.3%। आंसर सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, और ये जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य है, पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला का नाम है हापुड़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों को कितने किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है, इसमें से बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मिनटों में दौड़ना है 4.8 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुगती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो ये जेजाग भुगती या जय होटी के नाम से अगर हम देखेंगे तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र था जिसको जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है?
तो हाल ही में भारतीय सेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा देवस्थली। दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा आंसर इसका सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्वर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम युक्त चिन्ह युक्त जो है सही वाक्य है, इसमें से वो बताना। ठीक है, चलिए कौन सा इसमें से सही रूप से लिखा हुआ है? तो मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये विराम चिन्ह जो है सही रूप से इसमें लगा हुआ है। बाकी इसमें देखिए खिलौने कपड़े के बीच में लगा होना चाहिए, जो कि नहीं लगा तो गलत हो जाएगा। भाई इसमें देखिए तो खिलौने कपड़े और जूते हैं मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, अब नए नए के बीच में ये डैश नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो मेरे सहेली के पास बहुत से नए के बीच में डैश ये लग गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, कामा लगा है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से विकल्पों को सही चिन्हित करना है। तो जो कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। आंसर ए पर हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, जबकि विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तीनों जो होते हैं उत्तर की दृष्टि से अलग है, गलत है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ठीक है, सर्वनाम की संख्या हिंदी में टोटल, तो हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम 11 है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 11। कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है मैं, तुम, आप। ठीक है, मैं, तुम, आप, यह, वो और जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है, सामान्य विशेषण कहा है, बाह्य विशेषण कहा है या असामान्य विशेषण कहा है? तो कामता प्रसाद गुरु ने जो है प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है प्राविशेषण कहा जाता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। दो भेद कौन से हैं? एक पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो ये दो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। वो ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? ठीक है, ऐसा शब्द के बारे में बताना है कि इनमें से क्या हो जाएगा। तो ऐसा शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का अव्यय है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, और ये जो है अगर हम बात करें तो किस प्रकार का अव्यय है? तो ये रीतवाचक अव्यय है। रीतवाचक किस प्रकार का अव्यय है? तो रीतवाचक अव्यय है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीतवाचक अव्यय क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये शब्द सदैव अपरिवर्तित और अविकारी होते हैं। इनका जो है मूल रूप स्थिर रहता है, ये कभी बदलते नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना है। श्रीमान का श्रीमती स्त्रीलिंग दिया गया है, विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग दिया गया है, युवा का युवती और दाता का दत्री स्त्रीलिंग दिया गया है। इनमें से कौन सा एक गलत है? गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। दाता जो दत्री दिया गया है ये गलत है। दाता का होता है स्त्रीलिंग दात्री, न कि दत्री। ठीक है, दात्री होगा और दात्री में तरह के ऊपर बड़ी की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? तो चाय शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट इसका, एक वचन। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो यह किया गया इसमें अगर देखेंगे तो ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो गया था। इसमें से अपूर्ण भूतकाल की अगर हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानू रो रहा था। बाकी सभी जो है गलत हैं। अब ज्ञानू जो रो रहा था इसमें अपूर्ण भूतकाल की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी भूतकाल की क्रियाएं जिसमें समाप्ति का पता नहीं चल पा रहा हो, वहां पे अपूर्ण भूतकाल, जैसे कि बच्चा सो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो भाववाचक में क्या होता है कि धूप में चला नहीं जाता, इस प्रकार की संज्ञाएं भाववाचक होती हैं। ठीक है, इसमें कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में ज्ञान क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान होता है। ठीक है,
वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें से भाववाच्य हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कारक के भेद कितने हैं, तो कारक के भेद की संख्या 8 है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट। कौन कौन से हैं, तो कर्ता है, कर्म है, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आर्द्रक का तद्भव क्या होता है। ठीक है, आर्द्रक का तद्भव, आर्द्रक होता है तत्सम, इसका तद्भव होता है अदरक। ठीक है, इसका तत्व क्या होता है, अदरक होता है, अदरक नहीं होगा, अदरक होगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुगामी में शब्द है अनु, उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे अनु हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा लगता है, प्रत्यय जो लगता है बाद में लगता है, इसमें लगा हुआ इमा प्रत्यय जो किसी पाठ में दिया गया इमा। अनुराग का विलोम क्या होगा, अनुराग का विलोम होता है, अनुराग का विलोम क्या होता है, अनुराग का विलोम विराग होता है, यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अनय शब्द, अनय शब्द का विपरीतार्थक होता है नय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं बताना, रेखांकित शब्द का पास का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो पास का पर्यायवाची दूर नहीं होगा। ठीक है, पास का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, दूर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आडंबर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो आडंबर का पर्यायवाची इसमें से दर्प जो दिया गया ये नहीं होता, बाकी ढोंग, पाखंड, ढकोसला ये सभी जो है आडंबर के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है, इनमें से अनेकार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो बेला शब्द जो है अनेकार्थी है। ठीक है, बेला अनेकार्थी, बेला शब्द के अर्थ की अगर हम बात करें तो समय, एक फूल, एक कटोरा, लहर इत्यादि इसके अनेकार्थी शब्द बनते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है कौन सा शब्द युग्म का अर्थ जो है भेद सही नहीं है इनमें से। अनिल, अनल दिया गया है जिसमें पहले अनिल का दिया गया है हवा और दूसरे अनल का दिया गया है अर्थ आग। ठीक है, इसके बाद अंश का दिया गया हिस्सा, फिर अंश दूसरे अंश का कंधा दिया गया, फिर अपेक्षा का दिया गया आशा, उपेक्षा का निरादर दिया गया, अवलंब का अधर दिया गया और अविलंब का विलोकित। इसमें से बताना कौन सा एक गलत है, तो देखिए तीनों सही है, डी पार्ट गलत है। अवलंब का जो दिया गया है अधर ये गलत है, अवलंब का होता है अर्थ सहारा, अवलंब का सहारा होता है, और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत, अविलंब का क्या अर्थ होता है, तुरंत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश में से एक सही शब्द का चयन करना है इनमें से विकल्पों में से। ठीक है, परलोक से संबंध रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, परलोक से संबंध रखने वाले को एक शब्द में कहते हैं पारलौकिक। क्या कहते हैं, पारलौकिक। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम कहते हैं अमूल्य। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका जो है क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं और यह स्वर संधि कहलाती है। और किस प्रकार की स्वर संधि कहलाती है, तो ये गुण स्वर संधि की परिभाषा है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण, तो आपाद मस्तक यानी कि पाद से लेकर मस्तक तक, इसमें अगर देखेंगे तो यह वैभाव समास हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चुनना है, गलत वाक्य, तो यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये भी सही है। वो इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही है। इसमें अगर हम देखेंगे यौन वो काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, निर्माण देखिए गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका डी पार्ट, यही गलत है। ठीक है, डी पार्ट। रस के अवयव की संख्या कितनी है, तो रस के अवयव की संख्या टोटल है 4। कौन कितना है, 4 है। 4 कौन कौन सा है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी या फिर उसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, तो ये 4 अवयव की संख्या है। ठीक है, अनुष्टुप, अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप की अगर हम बात करेंगे तो ये एक छंद है, यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अनुष्टुप होता है एक छंद। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इस पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो होता है, क्योंकि इसमें ता और दा और ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, तू ये ता है, ये ता है, दा यहाँ पे, दा यहाँ पे, दा यहाँ पे, दा यहाँ पे, तो ये जहाँ पे आवृत्ति हो रही हो तो इसका परिभाषा जो होता है कि जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है और सुनने में जो है अत्यंत प्रिय लगता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था लंदन ब्रिटेन में। ठीक है, कब हुआ था, ये 1975 को हुआ था। और
सॉरी ये अगर हम बात करें तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन ब्रिटेन में, तो 1975 में जो फर्स्ट टाइम हुआ था, ये भारत के नागपुर शहर में हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 1975 में हुआ था फर्स्ट टाइम भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरा करना है। तो ये जो लोकोक्ति है पूर्ण रूप से होता है, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, टपकत रीतो होए। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करने से बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखते हैं, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? तो आदिकाल की अगर हम बात करेंगे तो वो समय जो आरंभ होता है वो 1050 ईस्वी होता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसके बाद गद्यांश से क्वेश्चन दिया गया, गद्यांश को आप पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो इस जब गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो इसके अनुसार आपका आंसर निकल के आएगा, संघमित्र देह व्याध से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ये ऐसा किसका मानना है? तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर आपका निकल के आएगा ए पार्ट, मृत्युंजय का मानना है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याध और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग कौन कौन सा है? तो व्याध में वी उपसर्ग, सुयोग में सु उपसर्ग। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संघमित्र और मृत्यु के विषय में कौन सा विकल्प सही है? संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो आप जब मतलब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको निकल के आएगा कि मित्र होते हुए उन दोनों के जीवन सिद्धांत क्या थे? विपरीत थे। तो ये जो है इससे निकल के आता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।